नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। खबरों की शुरुआत जरूरी खबर के साथ करेंगे। संसद में जारी स्पेशल सेशन के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नई संसद के उद्घाटन के दौरान सांसदों को संविधान की जो कॉपी बांटी गई है उसमें छपी प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिए गए हैं। इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि संविधान की कॉपी में मूल संविधान की प्रस्तावना शामिल की गई है जिसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। दरअसल संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों शब्द 1976 में 42वें संशोधन के जरिए शामिल किए गए थे। इस विवाद का कानूनी पहलू भी है। सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान चुका है। ऐसे में अगर इसमें से कोई भी शब्द हटाना या शामिल करना है तो एक अन्य संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी और इसे ही लेकर विवाद शुरू हो गया। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन विधेयक पर डिबेट जारी है। सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को बिल के बारे में बताया। उनके बाद कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने 10 मिनट तक अपनी बात कही। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि बिल को फौरन अमल में लाया जाए। सरकार को इसे परिसीमन तक नहीं रोकना चाहिए। इससे पहले जातिगत जनगणना कराकर इस बिल में SC, ST और OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी बिल में OBC महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की। तो वहीं नई दिल्ली के संसद भवन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी शानदार नया विधानसभा भवन बनाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को नए विधान भवन की आधारशिला रखी जा सकती है। दारुसलाफा और आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर नए भवन का निर्माण होगा। इस पर करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 100 साल बाद नई विधानसभा मिलेगी। करीब 3000 करोड़ रुपयों से संसद जैसी भव्य इमारत बनाई जाएगी। योगी सरकार का लक्ष्य है कि 18वीं विधानसभा के कम से कम एक सत्र का आयोजन इस नए भवन में हो। 3000 करोड़ से अब उत्तर प्रदेश में भी नई संसद बनने जा रही है। भव्य इमारत के लिए तैयारियां जो हैं वो अब जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी। 100 साल बाद यूपी को नई विधानसभा मिलेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जारी रहेगी कि इसमें कम से कम एक सत्र विधानसभा का हो। 25 दिसंबर को विधान भवन की आधारशिला भी रखी जाएगी। 100 साल बाद उत्तर प्रदेश को नई विधानसभा मिलेगी और इसके लिए 3000 करोड़ का जो बजट है वो भी तय हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म और सनातन को लेकर जमकर भड़ास निकाली है। वो उत्तर प्रदेश के हरदौई जिले में गांधी भवन में संविधान और आरक्षण संरक्षण सेना के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के महासचिव ने कहा कि हिंदू धर्म कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदू एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है चोर, नीच, अधम। साथ ही उन्होंने देवी देवताओं को लेकर भी अमर्यादित टिप्पणी की। मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिसको तुम हिंदू राष्ट्र बोलते हो, भारत राष्ट्र पहले से स्थापित है। ये भारत कभी भी न हिंदू राष्ट्र था, न हिंदू राष्ट्र है और न ही हिंदू राष्ट्र रहेगा। पैदा होते देखा क्या आपने? हरदोई वाले ब्राह्मण स्वयंभू है और कैसा स्वयंभू है? जो अपने मां के पेट से पैदा होने में यकीन नहीं करता, वो कहता है हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं। क्या विडंबना है? आज तक किसी को मुंह से पैदा होते देखा क्या आपने? हरदोई वाले आप बताओ, किसी को ब्रह्मा के मुंह से पैदा होते देखा? किसी को हाथ से छतरी पैदा करते देखा? किसी को जंघे से बैल समाज को पैदा होते देखा? किसी को पैर से पैदा होते देखा? नहीं। तो पैदा तो जो भी होता है वो अपनी मां के पेट से पैदा होता है।
और अपनी मां के पेट से पैदा होता है, वो चाहे भारत हो, लंका हो, चीन हो, थाईलैंड हो, जापान हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, रूस हो या कोई भी देश हो, हर जगह बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया एक है। हर जगह मां के पेट से ही बच्चा पैदा होता है। लेकिन यहां के ढोंगी और पाखंडी लोग अलग नियम बना देते हैं। कहते हैं कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई बाहु से पैदा हुआ, कोई जंघे से पैदा हुआ, कोई पैर से पैदा हुआ। लगता है ब्रह्मा के शरीर में चार चार जगह पैदा होने वाली अलग से कोई अंग बना दिया गया था, जिससे कि जहां चाहते थे वहां से बच्चा पैदा कर देते। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक और सौगात देने जा रहे हैं। वाराणसी को अब एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मिलने जा रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को करेंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्टेडियम 2 सालों में बनकर तैयार होगा। यहां पर आईपीएल के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मैचों का भी आयोजन किया जाएगा। शहर के राज तालाब इलाके में बनने वाले इस स्टेडियम की मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की थीम भी भोलेनाथ पर ही है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके अनुसार स्टेडियम का डोम भगवान शिव के डमरू जैसा होगा। स्टेडियम में लगने वाली फ्लड लाइटें भगवान शिव के त्रिशूल की तरह होंगी। इतना ही नहीं, बेलपत्र के समान प्रवेश द्वार होगा। दर्शकों के बैठने की व्यवस्था सीढ़ियों की तरह होगी। कुल मिलाकर इसका वास्तु भगवान शिव पर आधारित होगा। बता दें कि 451 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेडियम तैयार किया जाएगा। भगवान शिव की थीम पर भव्य स्टेडियम बनाया जाएगा। त्रिशूल, डमरू और बेलपत्र के थीम पर इसको डिजाइन किया जाएगा। शिव की नगरी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने जा रहा है। शिव की नगरी में अब लोगों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। पीएम मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम की आधारशिला भी रखेंगे। भगवान शिव की थीम पर यह भव्य स्टेडियम बनाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। माफिया मुख्तार को कोर्ट में एक के बाद एक मामलों में लगातार सजा मिल रही है, लेकिन इस बीच उन्हें थोड़ी राहत मिल गई है। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, जो टल गई है। न्यायाधीश के अवकाश पर होने के मामले में सुनवाई टाल दी गई। अब 27 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि मामला साल 2009 में कपिल सिंह हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। तो वहीं अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बरेली से लखनऊ कंट्रोल रूम में 112 नंबर पर कॉल करके ये धमकी दी गई। इसके बाद लखनऊ पुलिस और अयोध्या पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि जिस मोबाइल नंबर से कॉल की गई थी वो बरेली का है। एसपी देहात बरेली मुकेश चंद्र ने बताया कि 19 सितंबर की शाम एक कॉल 112 नंबर पर की गई थी। इसके आधार पर मोबाइल नंबर ट्रेस किया गया। जब जांच की गई तो पता चला कि मोबाइल नंबर बरेली के फतेहगंज पूर्वी के रहने वाले इटोरिया निवासी गिरीश के नाम पर दर्ज है। एसओजी और सर्विलांस टीम रात में गिरीश के घर पहुंची। गिरीश ने बताया कि शाम के समय मोबाइल के घर एक बच्चे के पास था। पुलिस ने उस 14 साल के आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया। वहीं 8वीं का छात्र बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस अब छात्र से पूछताछ कर रही है। अभी तक के जांच में सामने आया है कि छात्र ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर के दयाल कॉलोनी में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से करीब 10,000 रुपए की लूट करने वाले एक नकाबपोश लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक अनुपम शर्मा ने थाना सदर बाजार में मुकदमा पंजीकृत कराते हुए पुलिस को बताया कि 2 तमंचाधारी बदमाशों ने गोली मारने का भय दिखाकर अनुपम शर्मा से करीब 10,000 रुपए लूटे, जिस पर लूट का थाना सदर बाजार प्रभारी रमेश चंद्र की पुलिस टीम ने भंडाफोड़ कर दिया।
11 तारीख को 11 सितंबर को दोपहर की घटना है। दयाल कॉलोनी में जन सेवा केंद्र है, वहाँ पर 2 नकाबपोश लुटेरे आते हैं और वहाँ पे वो लूट का प्रयास करते हैं। और कुछ जब बाद में हिसाब किया गया था उसमें तो वालिद द्वारा बताया कि कुछ पैसे भी उसके गए हैं उसमें, तो धारा 394 मुकदमा लिखा गया उसमें। और उसके बाद से ही सीसीटीवी और बाकी सर्विलेंस के माध्यम से इसमें ये पता किया गया कि ये गौरव है जो पुत्र बसंत कुमार रहने वाला था नकुड़ का है। ये इसका पहले से ही वहाँ पे खाता था, जन सेवा केंद्र में ट्रांजैक्शन रहती थी और घटना से पूर्व भी 2-3 बार वहाँ पे गया है पैसे जमा करने। और इससे जस्ट पहले जब वो गया था, 1-2 दिन पहले गया था अपने पैसे जमा करने, तब इसका जो एक ममेरा भाई है जिसका नाम सागर है, वो उसके साथ गया था। इन्होंने पहले पूरी देखी थी वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह ये घटना को अंजाम दे सकते हैं, पूरी रखी की गई थी। और उसके बाद जिस दिन घटना हुई है 11 तारीख को, ये कुछ दूरी तक उनके साथ आया। जिन्होंने घटना कारित की थी, इसमें सागर था, उसके साथ एक अज्ञात है जो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, जिसको आइडेंटिफाई करने में हम टीम लगी हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बयान दिया, उसी के चलते पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस एक्टिव मोड पर है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ट्रैकिंग के दौरान नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना और उसके अपहरण के मामले में पुलिस ने रेपिस्ट को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं। साथ ही साथ जब पुलिस ने आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला तो आरोपी पर जुआ, जानलेवा हमला और गौकशी आर्म्स एक्ट सहित अपहरण और बलात्कार के तकरीबन 9 मुकदमे जनपद और अन्य जनपद में दर्ज है। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। वहीं जब इसकी सूचना पीड़ित नाबालिग का लड़की की मां को पता लगी तो वो देर रात्रि शहर कोतवाली में पहुंचकर कोतवाली प्रभारी सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद करने लगी। आज शाम को हमारी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो एक बाइक सवार संदिग्ध को रोका गया वहाँ पे, तो वो रुका नहीं और वो भागने का प्रयास किया। जब उसे रोकने का फिर से प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पे फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें वो बदमाश को गोली लगी और वो घायल हो गया। मौके पे आके देखा गया तो घायल पड़ा था। उससे पूछा गया तो उसने अपना नाम नावेद बताया और रहने वाला थाना भोपा का बताया। उसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि वो भोपा से भी वांटेड है गोकसी में, और यहाँ कोतवाली नगर में एक पॉक्सो का मुकदमा लिखा गया है जिसमें बलात्कार की बात है, उसमें भी ये वांटेड चल रहा था। यूपी के संभल में मंगलवार को 14 वर्षीय बेटे ने अपने बाप को तमंचे से गोली मार दी। घटना के बाद किशोर मौके से भाग गया। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उपचार कराया गया। मरीज की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। धीरेन्द्र की पत्नी अंगूरी देवी ने बताया कि उसके पति खेतीबाड़ी का काम करते हैं। मंगलवार की सुबह उनका बेटा बहजोई थाना क्षेत्र के गांव अजनीबाद निवासी अपनी बहन के घर से लौटा था। शाम को पति गाली गलौज कर रहे थे। इसी दौरान बेटे से विवाद होने लगा और बेटा घर में रखा तमंचा लेकर आ गया। तमंचे की छीना झपटी में गोली चल गई, इसमें पति घायल हो गया। तो वहीं राजधानी के आलमबाग थाना क्षेत्र रेलवे कॉलोनी आनंद नगर में बड़ा हादसा हो गया। हादसे में मकान की छत गिरने की वजह से एक ही परिवार के 5 लोगों की दबकर मौत हो गई। घटनास्थल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का वादा किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ये तस्वीरें, जहां घटनास्थल पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिन्होंने हर संभव मदद देने की बात परिवार से कही है। डिप्टी सीएम परिजनों से मुलाकात करने भी पहुंचे थे। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि किसी भी तरह की मदद की जरूरत पीड़ित परिवार को मिलेगी। छत गिरने से 5 लोगों की यहां मौत हो गई थी। घटनास्थल पर डिप्टी सीएम भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो वहीं मेरठ रेलवे रोड थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड पर नशे में धुत कार सवार ने कार को चाय की दुकान में घुसा दिया। इस दौरान दुकान मालिक और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और दुकान के निकट बैठे एक कुत्ते की मौत हो गई। वहीं कार सवार कार लेकर मौके से फरार होने लगा, जिसके बाद आसपास के लोगों ने कार का बाइक से पीछा कर कार सवार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। अगली खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां सरायकिल थाना क्षेत्र के रसूलपुर टप्पा गांव की सीमा पर अंबारी माइनर के किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की किसी धारदार हथियार से हत्या की गई है, उसका जबड़ा टूटा हुआ है। काफी मशक्कत के बाद शव की शिनाख्त हो पाई। दरअसल युवक मंगलवार की शाम को घर से निकला था। रात भर परिजन उसकी खोजबीन करते रहे। सुबह शव मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। घटनास्थल से गुजर रहे ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। अंतर्गत रसूलपुर टप्पा गांव में एक डेड बॉडी मिली है। वो मृतक जो है पल्लेदारी का काम करते थे। कल शाम को घर से निकले थे। आज उनकी बॉडी मिली है। बॉडी पे कुछ इस तरह के निशान हैं जो जानवरों के काटने से भी हो सकते हैं और भी दूसरी बातें हो सकती हैं। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई है, उसके हिसाब से कार्रवाई कराई जाएगी। नहीं, अभी मारने की बात तो क्लियर ही नहीं है कि कैसे मरे हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा जिले के दौरे पर हैं। यहां पर सीएम शिवराज ओंकारेश्वर में बनी महान संत आदि शंकराचार्य की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नर्मदा नदी किनारे स्थित मंदिरों के शहर ओंकारेश्वर में बनी इस मूर्ति की ऊंचाई 108 फुट है। बता दें कि इस परियोजनाओं के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत ओंकारेश्वर में एक संग्रहालय के साथ महान संत आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनाई गई है। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण आज करेंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे मध्य प्रदेश, जहां परियोजना की सौगात आज लोगों को दी जाएगी। आदिगुरु शंकराचार्य का यहाँ भव्य मूर्ति बनाई जा रही है, जिसका अनावरण आज शिवराज सिंह चौहान अपने हाथों से करेंगे। तो वहीं मुंबई, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच वर्ल्ड कप से पहले 3 वनडे की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पहला मुकाबला 22 सितंबर को मोहाली के पीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। शुरुआती 2 वनडे मैचों की कप्तानी केएल राहुल संभालेंगे, वहीं अंतिम मैच की कमान रोहित शर्मा के हाथों में होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद खालिस्तानी आतंकी संगठन के सरगना के हौसले बुलंद हो चुके हैं। सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरुपंत सिंह पन्नू ने कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमकी दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपंत बंत सिंह पन्नू ने कनाडा में रह रहे हिंदुओं को एक बार फिर से गीदड़ भक्की दिखाई है। खैर, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अक्सर खालिस्तान समर्थक पंजाबी सिंगर से लेकर आम जन तक हिंदुओं और भारत के नागरिकों को गालियां देते रहते हैं। कभी भारत के झंडे का अपमान किया जाता है तो कभी हिंदुओं और भारतीयों को मारने की धमकियां दी जाती हैं। एक बार फिर जहर उगलते हुए बिलबिलाते खालिस्तानी आतंकी संगठन के सरगना ने हिंदुओं को धमकी दी है। उसकी ये धमकी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने बिना किसी सबूत के खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का दोष भारत पर डालने की कोशिश की थी। बता दें कि 19 सितंबर 2023 को जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में कहा था कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर को भारतीय एजेंटों ने मारा था, जिसके हमारे पास सबूत हैं। कनाडा की सरकार ने भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित भी कर दिया था। जवाब में भारत ने भी एक कनाडाई राजनयिक ऑलवीर सिल्वेस्टर को भी निष्कासित किया था। पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस ने 25 सितंबर तक कनाडा में स्थित भारतीय उच्चायोग और वाणिज्य दूतावासों को बंद करने की धमकी दी है। वर्तमान में कनाडा की राजधानी ओटावा में भारत का हाई कमीशन और वैंकूवर और टोरंटो में कंसुलेट जनरल है। आतंकवादी पन्नू ने कहा है
यदि ऐसा नहीं होता है तो वो दूतावासों पर हमला करेगा। उसने भारत को तोड़ने की भी बात कही है। इन सब बातों को करते हुए उसने 2 मिनट का एक प्रोपोगेंडा वीडियो भी जारी किया है। पन्नू पहले भी हिंदुओं और कनाडा में काम करने वाले भारतीय राजनयिकों की हत्या का ऐलान करते आया है। पन्नू ने एक बयान जारी करते हुए कहा है, कनाडाई हिंदुओं, तुमने कनाडा के प्रति अपनी निष्ठा नहीं जाहिर की है। तुम्हें कनाडा से वापस भारत जाना होगा। पन्नू ने ये भी कहा है कि खालिस्तान समर्थक सिख हमेशा से ही कनाडा के प्रति श्रद्धा रखते आए हैं। उन्होंने हमेशा कनाडा का पक्ष लिया है। पन्नू ने आगामी 29 अक्टूबर को किल इंडिया रेफरेंडम करने का भी ऐलान किया है, जिसमें सिखों से कनाडा में भारत के हाई कमीशन संजय कुमार वर्मा को निज्जर की हत्या का जिम्मेदार ठहराने को कहा गया है। कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का ऐलान करना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले लगातार भारतीय राजनयिकों के होर्डिंग लगाकर भी उन्हें मारने की धमकियां दी गई हैं। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर भी लगातार हमले हुए हैं। इस प्रकार की हिंसा करने वालों के विरोध जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। कनाडा में पन्नू का आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस कथित जनमत संग्रह आयोजित करवाकर भी खालिस्तान की मांग को हवा देता रहा है। जस्टिन ट्रूडो के बयान और दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के खराब होने के बाद लगातार हिंदुओं की सुरक्षा के प्रति चिंता जताई जा रही है। अभिनेता रणवीर शोरी ने इसी को लेकर ट्वीट करते हुए अपनी चिंता व्यक्त की थी। पन्नू की इस धमकी के बाद अभी तक कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। पन्नू पर कार्रवाई न करना ये बताता है कि कनाडा भारत को तोड़ने की साजिश करने वालों के साथ खड़ा है। सवाल ये उठता है कि क्या इन धमकियों से हिंदुओं को सुरक्षा दी जाएगी या फिर हिंदुओं की आबादी में गिरावट आने की स्थिति पैदा होने की नौबत दी जाएगी। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर कब तक हिंदुओं के मंदिरों पर हमले और हिंदुओं को पीड़ा दी जाएगी और धमकियां देने वालों के हौसले ऐसे क्या यूं ही बुलंद होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। पूरी दुनिया भारत की मुरीद है, जिनमें से एक ऐसा शख्स जो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए भारत पहुंचा, जिसकी कंपनी पिछले कई महीनों से सुर्खियां बटोर रही है, जिससे हर कोई हाथ मिलाना चाहता है। आखिर कौन है वो शख्स जिसकी PM मोदी से खास मुलाकात हुई? जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश और दुनिया तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और इस डिजिटल की दुनिया में हर दिन कुछ नया देखने को मिल जाता है। समय की डिमांड भी अब डिजिटल है। इसी बीच AI चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एनवीडिया कॉर्प पिछले कई महीनों से सुर्खियां बटोर रही है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां में एनवीडिया से ज्यादा चिप लेने की होड़ मची है। सऊदी अरब और UAE भी कंपनी से हजारों चिप खरीद रहे हैं। चीन की कंपनियां टेंसेंट और अलीबाबा भी एनवीडिया के दरवाजे पर खड़ी हैं। इससे पता चलता है कि एनवीडिया की चिप की दुनिया में कितनी डिमांड है। इस सबके बीच कंपनी के CEO जेनसन हुआंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यही नहीं, मोदी ने हुआंग के साथ मीटिंग के बाद एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग के साथ मीटिंग शानदार रही। हमने AI की दुनिया में भारत की संभावनाओं के बारे में विस्तार से बात की। भारत ने इस सेक्टर में जो कदम उठाए हैं, हुआंग ने उनकी तारीफ की और वो भारत के प्रतिभावान युवाओं को लेकर काफी उत्साहित है। इतना ही नहीं, कंपनी ने भी एक पोस्ट में भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी सुपर पावर बताया। कंपनी ने कहा कि हुआंग को PM मोदी के साथ मीटिंग हमारे और ग्लोबल टेक्नोलॉजी सुपर पावर के बीच बढ़ती पार्टनरशिप को दर्शाती है। दरअसल हर कोई जेनसन हुआंग से मिलने के लिए तरस रहा है, लेकिन ऐसा क्यों कि लोग जेनसन हुआंग से मिलना चाहते हैं? आखिर कौन है जेनसन हुआंग जो PM मोदी से मिलने के लिए भारत आए? बता दें कि एनवीडिया की स्थापना जेनसन हुआंग ने की थी। हुआंग का जन्म 1963 में ताइवान में हुआ था। उनका बचपन ताइवान और थाईलैंड में गुजरा। साल 1973 में उनके माता पिता ने उन्हें अमेरिका में अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया। कुछ दिन बाद वो भी अमेरिका चले गए। एनवीडिया की स्थापना अप्रैल 1993 में हुई थी। शुरू में ये कंपनी वीडियो गेम्स ग्राफिक चिप बनाती थी। गौरतलब है कि जब कंपनी का शेयर $100 पर पहुंचा तो हुआंग ने अपने बाजू पर कंपनी के लोगो का टैटू बनवाया था।
एनवीडिया फिलहाल $1.199 ट्रिलियन की मार्केट कैप के साथ दुनिया की छठी और अमेरिका की 5वीं वैल्यूएबल कंपनी है। इसका मार्केट कैप वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे, मार्क जुकरबर्ग की मेटा, एलन मस्क की टेस्ला से भी ज्यादा है। वहीं हुआंग $43.2 अरब की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 27वें नंबर पर है। इस साल उनकी नेटवर्थ में $29.4 अरब की तेजी आई है। एनवीडिया में उनकी 3.5% हिस्सेदारी है। अब एआई का चलन बढ़ने से फिर कंपनी के शेयरों में तेजी आ रही है। इस साल कंपनी के शेयरों में काफी तेजी आई है। हुआंग का कहना है कि एआई कंप्यूटर क्रांति की अगुवाई कर रहा है। इसे इस्तेमाल करना आसान है, इसीलिए तेजी से बढ़ रही है। कोई भी इंडस्ट्री इससे अछूती नहीं रहेगी। दुनिया भर की कंपनियां ज्यादा पावरफुल कंप्यूटरों का रुख कर रही हैं, जो चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई को हैंडल कर सके। यह एनवीडिया के चिप्स का ही कमाल था कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को बिंग जैसे फीचर डेवलप करने में मदद मिली। एनवीडिया ने साल 2004 में भारत में अपना ऑपरेशन शुरू किया था। कंपनी के भारत में 4 इंजीनियरिंग डेवलपमेंट सेंटर है। ये सेंटर गुरुग्राम, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु में है। देश में कंपनी के 3,800 से ज्यादा कर्मचारी हैं। इतना ही नहीं, भारत में 3,20,000 से ज्यादा डेवलपर एनवीडिया के डेवलपर प्रोग्राम का हिस्सा हैं। कंपनी के CUDA पैरेलल प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म को हर महीने करीब 40 बार डाउनलोड किया जाता है। कंपनी के अनुसार भारत में करीब 60,000 एक्सपीरियंस्ड CUDA डेवलपर्स हैं। दरअसल आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा युवा टैलेंट है। आज भारत डिजिटल क्रांति का चेहरा बन चुका है। आज भारत की पहचान बिजनेस को आगे बढ़ाने, क्षमता को समृद्धि, रुकावटों को अवसरों और आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदल सकने वाली शक्ति के रूप में है। ये वजह है कि आज कारोबार की दुनिया की बड़ी ताकतें भारत से हाथ मिलाना चाहती हैं, जिनमें से एक जेनसन हुआंग भी शामिल है। AMB नेटवर्क ब्यूरो। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए AMB नेटवर्क।